क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं and anti-aircraft shell is fired vertically upwards. Initial speed is given, g is given. तो ये चारों ऑप्शन जो है मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन टू अटेन दिस हाइट, ये सारा चीज कैलकुलेट करना। जिनका नहीं आया है देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए वी कैन यूज v square equals u square plus 2as in y direction. At the time of maximum height, velocity becomes 0. Initial velocity is 294 square plus 2. Acceleration is minus 9.8 because body is moving upwards and g always acts downward. डाउनवर्ड को हम लोग निगेटिव लेते हैं और s हो गया मैक्सिमम हाइट, तो h हो गया 294 स्क्वायर बाई 2 इंटू 9.8। इसको सॉल्व करके देखिए 4410 मीटर आ जाएगा। देखिए सभी लोग v इक्वल्स u प्लस 80 का इस्तेमाल करें, v 0 हो गया है u और a हो जाएगा माइनस जी इंटू टी, तो t का फार्मूला हो गया u बाई जी। u is 294 and g is 9.8. After division it comes out exactly 30 seconds. 30 seconds is the answer. So v at the end of 20 seconds is u is 294, acceleration is minus 9.8 and time is 20. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा प्लस 98 मीटर पर सेकेंड। Now v at 40 सेकेंड, 40 करेंगे तो 294 प्लस माइनस 9.8 इंटू 40, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 98 मीटर पर सेकेंड। तो एक में प्लस 98, एक में माइनस 98, ऐसा क्यों आ रहा है, ये क्या बताता है? तो इसको यहाँ आप समझ सकते हैं। देखिए दिस इज ग्राउंड, ग्राउंड से सेल को फायर किया गया है एंड इट अटेन्स मैक्सिमम हाइट ऑफ 4410 मीटर, यहाँ जाके वेलोसिटी 0। तो इस ग्राउंड से इसका हाइट हो गया मैक्सिमम 4410 मीटर, इस पे ध्यान दीजिए सब लोग। और यहाँ से t इक्वल 0 पे फायर किया गया और ये इस हाइट पे पहुंचता है 30 सेकेंड के बाद, और 20 सेकेंड और 40 सेकेंड में आपसे पूछा गया। तो हुआ क्या होगा, एट द एंड ऑफ t इक्वल 20 सेकेंड इट इज मूविंग अपवर्ड। 30 सेकेंड में यहाँ पहुंचा, तो ये 20 सेकेंड में यहाँ इसका स्पीड हो गया 98, फिर 30 सेकेंड के बाद यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ से आने में 10 सेकेंड लगेगा क्योंकि 20 सेकेंड में यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ 10 सेकेंड। तो एयरक्राफ्ट सेल यहाँ से जब यहाँ गया तो 20 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड ये रही होगी प्लस में, और जब यहाँ पहुंच गया स्पीड 0, जब यहाँ वापस आया 40, t इक्वल्स 40 सेकेंड पे, तो इस बार स्पीड डाउनवर्ड डायरेक्शन और सेम हाइट सेम स्पीड रहेगा। तो एक बार अपवर्ड जाने के टाइम पे प्लस 98 और वापस आने के टाइम पे माइनस 98 जो यहाँ आता है। दिस इज वाई सेम वेलोसिटी, दोनों केस में मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन उल्टा होने की वजह से एक माइनस साइन आ रहा है। तो ये समझने के लिए ये सारा चीज यहाँ पे कैलकुलेट करना है ताकि आपको समझ आए कि ऐसा क्यों हो रहा है। In the fourth case, equation is y equals ut plus half at square। जब हाइट 2450 हो जाएगा, 2450, u is 294, time t plus half, acceleration is minus 9.8 into t square. This is a quadratic equation in time t. 50 आएगा। हाँ, तो t का 2 रूट आएगा। यहाँ देखिए इसके रूट को सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू आएगा 10 सेकेंड एंड 50 सेकेंड, ये दो आंसर आएगा। ऐसा इसलिए
कि 2450 हाइट पे एक बार ऊपर जाने के टाइम पे आएगा 2450 मीटर while moving in upward direction at t equals 10 second पे t equals 10 second पे this height will be attained at t equals 10 second and 50 second also ऊपर जाने के टाइम पे यहाँ आया यहाँ जाके रुक गया फिर वापस जब गिरने लगा तो फिर से इस हाइट पे आया इसलिए दोनों वैल्यू बताता है ये क्वाड्रेटिक 2450 मीटर हाइट पे ये जो स्टेल है 2 बार जाएगा वन बैलून इज असेंडिंग वर्टिकली अपवर्ड और बैलून का एक एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इसमें 2 स्टोन फिक्स हैं 1 बाय 1 दोनों स्टोन को ड्रॉप किया जाता है दोनों के ड्रॉपिंग में 1.5 सेकेंड का अंतर है टाइम में तो सेकेंड दोनों के ड्रॉपिंग टाइम में 2 सेकेंड का इंटरवल है और सेकेंड स्टोन के ड्रॉप करने के 1.5 सेकेंड के बाद दोनों के बीच में कितना गैप आ जाएगा ये बताना है जब पहला स्टोन ड्रॉप किया जा रहा है उस टाइम को आप t इक्वल 0 मान के कैलकुलेट करिए तो आंसर सही से आ जाएगा देखिए सपोज ग्राउंड यहाँ है ग्राउंड से बैलून को छोड़ा गया होगा किसी इंस्टेंट पे दिया है 2 स्टोन्स आर ड्रॉप्ड 1 बाय 1 तो हम लोग कहीं भी मान सकते हैं मान लीजिए कि बैलून जब यहाँ पहुंचा तो पहला स्टोन ड्रॉप किया फर्स्ट स्टोन इज ड्रॉप्ड अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्राउंड से ये हाइट नहीं दिया हुआ दिस हाइट इज नॉट गिवन जिस समय स्टोन को ड्रॉप किया पहला स्टोन को उसी को हम लोग t को 0 मानेंगे दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उस समय इस बैलून की क्या स्पीड है जब पहला स्टोन ड्रॉप किया दैट इज ऑल्सो नॉट मेंशन तो दो चीज अननोन है दिस इज द बैलून इस क्वेश्चन में कितने हाइट पे जाने के बाद पहला स्टोन ड्रॉप हुआ नॉट गिवन at that time what is the velocity of balloon that is also not given only its acceleration is given 1 meter per second square इसके कुछ समय के बाद बैलून और ऊपर चला गया second stone is dropped from this point from this point second stone is dropped तो इसको अगर t इक्वल 0 मानते हैं और तो इसको 2 सेकेंड के बाद यहाँ पहुंच गया तो यहाँ t इक्वल 2 सेकेंड हो जाएगा t इक्वल 0 पे पहला स्टोन उसके 2 सेकेंड के बाद सेकेंड स्टोन और इसके 1.5 सेकेंड के बाद सारा चीज इवेलुएट करना एट दिस मोमेंट वेलोसिटी ऑफ द बैलून इज ऑल्सो नॉट नोन ये मान लीजिए दोनों पोजीशन में क्या डिफरेंस है ये हाइट कितनी है दोनों के बीच दैट इज ऑल्सो नॉट नोन तो सबसे पहले क्या करना होगा इस v का फॉर्मूला और ये जो दोनों के बीच में हाइट है h ये कैलकुलेट करना होगा कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम लोग ग्राउंड से भी ओरिजिन मान सकते हैं और जो स्टोन का पहला पोजीशन है इसको भी ओरिजिन मान सकते हैं आसानी ये होगी कि इसी को ओरिजिन मान लिया जाए ओरिजिन मान लिया जाए इस पोजीशन को दिस इज द ओरिजिन ओरिजिन को ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि सारा मेजरमेंट ओरिजिन से ही होता है तो हम लोग ओरिजिन ग्राउंड को भी मान सकते हैं इसको भी मान सकते हैं उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो सबसे पहले ये वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं v इक्वल्स u प्लस एटी और वेक्टर फॉर्मेट में चलेंगे तो कंफ्यूजन कम होगा u को u ही रहने देते हैं स्टूडेंट से मिस्टेक क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में u को 0 मान लेते हैं जब क्वेश्चन में दिया है कि बैलून इज राइजिंग विथ दिस मच एक्सेलरेशन तो 0 नहीं ले सकते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा g और टाइम यहाँ और यहाँ के बीच में 2 सेकेंड सो वेलोसिटी एट दैट मोमेंट इज u प्लस
2 इंटू वेक्टर जी, इसको ऐसे ही रहने देते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में h कैलकुलेट कर लेते हैं। अप्लाई दिस इक्वेशन, y इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये है कि फर्स्ट पोजीशन से बैलून कितना आगे चला गया, तो y हम लोगों ने लिखा है यहाँ h, दिस इज h, दिस इज इक्वल टू u, तो यही रहेगा और टाइम रहेगा 2 सेकेंड, हाफ, यहाँ पे g नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए आप लोग बताइए। यहाँ पे g नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फ्री फॉल नहीं है ना, दिस इज द एक्सेलरेशन फॉर द बैलून, बैलून तो a एक्सेलरेशन से जा रहा है, स्टोन के लिए लिखते तब ये g हो जाता, तो यहाँ पे एक करेक्शन होगा, दिस शुड नॉट बी g, इट शुड बी a, क्योंकि बैलून का एक्सेलरेशन तो दे दिया है क्वेश्चन में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो u प्लस at, a इज गिवन टू बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू जे, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था। अब यहाँ देखिए, वी आर फाइंडिंग हाइट अटेन्ड बाय द बैलून, तो h इक्वल्स u इंटू टी प्लस हाफ a, अगेन a इज 1 इन j डायरेक्शन, t स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर, तो ये हाइट आ गया h इक्वल्स 2u प्लस 2j, दिस इज द हाइट अटेन्ड, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में बैलून की वेलोसिटी आ गई, इक्वेशन 2 में बैलून कितने हाइट पे आगे चला गया वो पता चल गया। अब दोनों ही स्टोन के लिए अलग अलग कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट स्टोन का y निकाल लेंगे और सेकेंड स्टोन का y निकाल के दोनों का डिफरेंस लेना होगा। देखिए समझिए, फर्स्ट स्टोन को टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना मिला है ये बताइए, कितने टाइम तक फर्स्ट स्टोन मोशन में है और कितने टाइम तक सेकेंड स्टोन मोशन में है, ये आप लोग बताइए। क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट स्टोन कितनी देर तक मोशन में रह गया फ्रॉम बिगनिंग। फर्स्ट स्टोन के लिए इक्वेशन बन जाएगा y1 इक्वल्स ut यही रहेगा u, और टाइम हो जाएगा 3.5 प्लस हाफ एक्सेलरेशन, जब ये गिरने लगा तो g हो जाएगा एक्सेलरेशन, g इंटू टी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन फॉर मोशन ऑफ फर्स्ट स्टोन। तो y1 उसका पोजीशन आ जाएगा फ्रॉम दिस ओरिजिन कि कितना डिस्टेंस पे है, however u is not known, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, दिस इज इक्वेशन 3। सेकेंड स्टोन के लिए सेम एक्सप्रेशन यूज करेंगे, मगर सेकेंड स्टोन के लिए एक और चीज खास ध्यान देने वाली है इस प्रॉब्लम में, y इक्वल्स y0 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ऐसा क्यों, ये y0 क्यों लिया, देखिए सेकेंड स्टोन को फर्स्ट स्टोन को जब ड्रॉप कर रहे थे उसी पॉइंट को यहाँ ओरिजिन मान रहे हैं, लेकिन सेकेंड स्टोन को ड्रॉप करते वक्त ओरिजिन तो यही रखा गया है, तो ऑलरेडी इतना डिस्टेंस है, तो इसीलिए y0 लेना पड़ेगा, तो y2 इक्वल्स y0 हो जाएगा। y0 का मतलब होता है कि जिस समय आप सेकेंड स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, तो h डिस्टेंस है, दैट इज h, और h का वैल्यू यहां से लेंगे, प्लस ut सेकेंड स्टोन का वेलोसिटी ये है v, और टाइम है 1.5 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हो जाएगा g, और टाइम हो जाएगा 1.5 स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 4। अब जाके प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, नाउ वी कैन गेट द आंसर। y1 आ गया, y2 आ गया, सेपरेशन बिटवीन देम, separation between them is
डेल्टा वाई इक्वल्स y1 माइनस y2। पहला स्टोन के पोजीशन से सेकंड स्टोन के पोजीशन को माइनस कर दीजिए और जो वैल्यूज हैं u अपने आप कैंसिल हो जाएगा। यू हैव नॉट टू बोदर अबाउट दैट। h का वैल्यू यहाँ से लीजिए और v का वैल्यू यहाँ से लीजिए। यहाँ जो v है और h सॉल्व करके देखिए आंसर आपका कितना आता है। सपोज ऐसा ग्राफ गिवन है, एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट फॉर अ पार्टिकल। दिस इज ओरिजिन। कर्व इस टाइप का, सपोज ऐसा एक कर्व है। एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी वी आर टेकिंग 2 पॉइंट्स। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट ले रहे हैं t, x, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, और पॉइंट बी के लिए कोऑर्डिनेट्स है t प्लस डेल्टा टी एंड x प्लस डेल्टा एक्स। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दिया जाए, ए एंड बी दोनों को मिला दिया और एक्सटेंड इट टू एक्स एक्सिस, देन ड्रॉपिंग परपेंडिकुलर ऑन एक्स, और एक परपेंडिकुलर यहां से डाल दिया। ये एंगल को थीटा मान ले रहे हैं तो ये एंगल भी थीटा हो गया। नाउ यू कैन सी ये डिस्टेंस तो t होगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डेल्टा t होगा। सिमिलरली ये बताएगा x को और यहाँ से यहाँ तक ये बताएगा डेल्टा x। ग्राफ को ठीक से देखिए, जो वैल्यूज यहाँ पे दिखाए गए हैं, दिस इज x, दिस इज डेल्टा x, t डेल्टा t। ये तो सबको क्लियर होना चाहिए। t डेल्टा t, x एंड डेल्टा x। तो इस ट्रायंगल से अगर tan थीटा निकाला जाए तो tan थीटा हाइट बाई बेस करें तो ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आ रहा है। डेल्टा एक्स क्या है? पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा टी क्या है? ए और बी के बीच का टाइम इंटरवल। यानी किसी मोमेंट पे पार्टिकल पॉइंट ए पे है जब उसका डिस्प्लेसमेंट है एक्स, और जब एट टाइम टी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है एक्स, एंड आफ्टर टाइम डेल्टा टी यानी टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज x प्लस डेल्टा एक्स। y एक्सिस पे वी हैव टेकन डिस्प्लेसमेंट एंड x एक्सिस पे वी हैव टेकन टाइम। तो ये बता रहा है कि t टाइम पे x इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल A, t प्लस डेल्टा टी टाइम पे पोजीशन ऑफ द पार्टिकल B इज x प्लस डेल्टा एक्स। तो दोनों पोजीशंस के बीच का गैप जो है डेल्टा एक्स है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, और टाइम इंटरवल डेल्टा टी, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल, दिस इज फार्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी। तो हम लोगों ने सिंपली इस ग्राफ में दोनों पार्टिकल के लिए tan थीटा निकाल, दोनों पोजीशंस के बीच का, दोनों पोजीशंस को मिलाने वाले स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाला हम लोगों ने। tan थीटा इज स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी। मैथमेटिकली हम लोगों ने ऐसा किया। तो ए और बी को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप tan थीटा होता है, और tan थीटा आ गया डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा एक्स जो है ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट, दोनों पोजीशंस के बीच, और ये टाइम टेकन है। तो दिस विल गिव यू एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी। यानी कभी भी ग्राफ से एवरेज वेलोसिटी चाहिए दो पॉइंट के बीच में, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल लीजिए, तो दोनों पॉइंट्स के बीच का एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। सपोज थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी tan 60 डिग्री यानी कि √3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। So average velocity is given by this formula, slope of the straight line. This is equal to slope of a straight line joining points A and B. A और B को ज्वाइन करने वाले स्ट्रेट लाइन का स्लोप से हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाता है।
अब पॉइंट ए का अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो फॉर्मूला मैथमेटिकली भी आपको मालूम है, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 अगर कर देंगे तो पॉइंट बी विल अप्रोच पॉइंट ए। दोनों पॉइंट का जो एवरेज वेलोसिटी है, ए और बी के बीच का जो एवरेज वेलोसिटी है, उसमें लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 लगाते हैं, यानी पॉइंट ए और बी के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी है उसमें अगर आप लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 कर दें तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाता है। सो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, this becomes dx by dt, यानी instantaneous velocity at point A. Therefore, instantaneous velocity at point A is dx by dt. और dx by dt का मतलब होता है slope of tangent, because जब पॉइंट B बिल्कुल A के पास आ जाएगा तो स्ट्रेट लाइन अब जो खींचेंगे वो पॉइंट A पे टेंजेंट हो जाएगा। A से काफी डिस्टेंस पे है पॉइंट B, तब तो ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। अगर B बिल्कुल A के पास आ जाए और दोनों को मिला के लाइन खींचे तो दैट विल बिकम टेंजेंट, जो यहाँ आप देख सकते हैं। इधर टाइम है, इधर डिस्प्लेसमेंट है, ग्राफ ऐसा है। तो पॉइंट ए इज हियर और पॉइंट बी भी एकदम इसी के पास आ गया, डेल्टा टी टेन इंटू 0 करने की वजह से। अब जो दोनों को मिलाने वाला जो लाइन होगा, नाउ इट बिकेम टेंजेंट, दिस इज नाउ टेंजेंट, और इसका स्लोप ये थीटा नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा अल्फा, क्योंकि ए के ऊपर टेंजेंट खींचेंगे तो ऐसा हो जाएगा। सो नाउ दिस इज इक्वल टू tan अल्फा एंड दिस इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट ए। चार तरह के कर्व मिल सकते हैं आपको क्वेश्चंस में, जनरली 4 टाइप्स के कर्व मिल सकते हैं। सबसे पहला इसमें एग्जांपल लेते हैं। अगर ये 4 कर्व आप अच्छा से समझ लेते हैं तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। पहला कर्व ऐसा हो गया, इट इज सिंपली ए स्ट्रेट लाइन, displacement versus time, and this angle is suppose theta. इसमें आप कितने भी पॉइंट ले लीजिए, पॉइंट O, पॉइंट A, पॉइंट B, इस कर्व में हम लोग जानना चाहते हैं what is the average velocity between point A and B, what is the instantaneous velocity at point A, at point O and at point B, ये सारा चीज जानना चाहते हैं, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस। सब लोग ध्यान दीजिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए बोलेंगे तो आंसर आएगा tan थीटा, यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे, और ओ पे पूछते ही मैक्सिमम स्टूडेंट 0 बता देते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि पॉइंट ओ पे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, तो पॉइंट ओ पे वी विल ड्रॉ अ टेंजेंट अलोंग द कर्व। टेंजेंट कहाँ खींचते हैं? कर्व के ऊपर खींचते हैं, तो ओरिजिन पे ही टेंजेंट खींचेंगे और कर्व इस डायरेक्शन में है तो कर्व के अलोंग टेंजेंट खींचेंगे तो अगेन यू विल गेट दिस सेम लाइन, इसलिए ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा, ये सारा tan थीटा। ओ और बी चाहिए, तो ओ और बी के बीच एवरेज वेलोसिटी के लिए दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले स्ट्रेट लाइन का स्लोप, पॉइंट बी पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो बी पे टेंजेंट खींचेंगे, अगेन सेम स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का एवरेज वेलोसिटी जब भी निकालना होगा दो पॉइंट के बीच, तो दो पॉइंट के बीच एवरेज वेलोसिटी चाहिए या किसी भी पॉइंट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, all will be same. So whenever it is a straight line, average velocity between any 2 points, between any 2 points of curve and instantaneous velocity of any point on the curve, any point
on the curve are same, ये हमेशा इक्वल आएगा। अभी देखिए ये तो पहला टाइप का था, सेकेंड टाइप का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व है, लेकिन कर्व ऐसा है, राइजिंग कर्व है, राइज कर रहा है फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ पे पॉइंट ए ले लेते हैं और यहाँ पे पॉइंट ए बी ले लेते हैं, वही तीनों पॉइंट यहाँ भी दिखा रहे हैं। अब हमें अगर पॉइंट बी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो यहाँ पे टेंजेंट डालेंगे, पॉइंट ए का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो यहाँ पे टेंजेंट डालेंगे, ये एंगल अल्फा है। सिमिलरली पॉइंट बी पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो यहाँ पे टेंजेंट डालेंगे, ये बीटा है। पॉइंट ओ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो यहाँ टेंजेंट डालेंगे अलोंग द कर्व। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ओ, ए एंड बी, इन तीनों जगहों का वेलोसिटी हम लोग जानना चाहते हैं। इन तीनों जगहों का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, तो आप लोग खुद देखिए, ए पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, एंगल अल्फा लिखा है, बी पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, बीटा लिखा है, ओ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इट विल कम अलोंग स्ट्रेट लाइन, अलोंग एक्स एक्सिस। ओ पे टेंजेंट डालेंगे अलोंग द कर्व तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग ही आ जाएगा, तो ये tan 0 हो जाएगा, tan 0 is 0 and this is tan alpha and this is tan beta। तो यही एक खास ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ ये 0 नहीं हुआ, here it is not 0, compare this, यहाँ पे it is 0। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसमें स्टूडेंट्स नॉर्मली मिस्टेक। तो 0 कब होगा? ऐसे केसेस में 0 होगा, यहाँ पे 0 नहीं है, बिकॉज ये dx by dt होता है। एग्जैक्टली ओरिजिन पे भी चाहिए तो थोड़ा कर्व के लॉन्ग आगे बढ़ते हैं तब dx मिलेगा, स्लोप से मिलता है, कर्व के लॉन्ग आगे बढ़ने से मिलता है। तो ये आई थिंक सारे लोग समझ गए। यस सर। इसी का एक और टाइप ये देखिए, तीसरा, कर्व को उल्टा कर दें तो ऐसे रिवर्स कर दें, कैसा दिखेगा, इधर t इधर x। अब ग्राफ ऐसा है, दिस इज O, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। अभी इस कर्व पे सारे पॉइंट अगर दिखाएं, पॉइंट A is suppose here and point B is here। पॉइंट A पे टेंजेंट खींचें तो इट इज लाइक दिस, और पॉइंट B पे टेंजेंट खींचेंगे तो ये ऐसा है। ये एंगल बीटा मान लेते हैं और ये एंगल अल्फा मान लेते हैं। दिस एंगल इज अल्फा and this is the origin। Again we are interested in all these velocities। O पे टेंजेंट खींचेंगे तो किधर जाएगा? In all the three graphs you see velocity at the origin। टेंजेंट जब भी खींचना है along the curve खींचना है। यहाँ कर्व के लॉन्ग खींचेंगे इधर मिलेगा, यहाँ कर्व के लॉन्ग खींचेंगे इधर मिलेगा, यहाँ ओरिजिन पे कर्व के लॉन्ग खींचेंगे वाई एक्सिस के लॉन्ग। इसको हम लोग राइजिंग कर्व बोलते हैं, इसको फॉलिंग कर्व बोलते हैं। क्यों? इसमें क्या खासियत है आप ये देखिए, अल्फा और बीटा में बीटा इज ग्रेटर, बीटा का एंगल ज्यादा है, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए। राइजिंग कर्व इसलिए बोलते हैं कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और ओ का तो 0 ही है। आप कंपेयर कर लीजिए, यहाँ एंगल 0 बना, यहाँ अल्फा, यहाँ बीटा, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा इन दिस डायग्राम, so tan beta is also greater than tan alpha। That is why velocity of point B is more than velocity of point A is more than velocity of point O। ये तीनों देखिए। तो अगर वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रहा है यानी कि बॉडी इज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ये समझ आया कि अगर राइजिंग कर्व हो तो लगातार वेलोसिटी बढ़ती है, और वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है कि पार्टिकल इज और बॉडी इज एक्सेलरेटेड। यहाँ देखिए, जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हियर बीटा इज लेस देन अल्फा, पॉइंट ए यहाँ है तो कर्व ऐसा, पॉइंट बी यहाँ है तो पीछे चला गया, एंगल कम हो गया। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी यहाँ पे इनफाइनाइट
velocity at the origin is more than velocity at point A is more than velocity at point B. यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ velocity घटती जा रही है, बीटा इज लेस देन अल्फा, यहाँ बीटा ग्रेटर देन अल्फा। यहाँ पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी अनडिफाइंड, ए पे उससे कम, बी पे उससे भी कम। अगर वेलोसिटी घट रही है यानी रिटार्डेशन है, देयरफॉर ऐसे केसेस में एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो यू कैन आइडेंटिफाई कि ऐसे केसेस में वेलोसिटी इज कांस्टेंट, v इज कांस्टेंट। तो जब भी ऐसा कर्व आ जाए, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब है कि देयर इज नो एक्सेलरेशन बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। जब भी ऐसा कर्व आ जाए, राइजिंग कर्व, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, मींस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी ऐसा कर्व आ जाए, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, मींस रिटार्डेशन इज देयर, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, सॉरी एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम। तो ये तीनों ग्राफ का जो समरी है वो आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए व्हाइल डूइंग